Jai Hind everyone, a very good evening and welcome to Khan Global Studies. I hope you all are doing well. आज हम शुरू करेंगे अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स से. सो वी हैव कंप्लीटेड अ जुलाई पार्ट. जस्ट लेट मी नो इफ माय वॉइस इज प्रॉपरली ऑडिबल और नॉट. जय हिंद सभी बच्चों को. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. लेट मी नो इफ माय वॉइस इज प्रॉपरली कमिंग. कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आवाज़ में? क्लियर. ओके. सो हमारा जुलाई मंथ कंप्लीट हो गया था. अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि 2 लेक्चर्स में आई फील दैट अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स हम कवर कर लेंगे बिकॉज इन द अपकमिंग मंथ्स विल हैव लॉट ऑफ करंट अफेयर्स, है ना. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द अगस्त मंथ करंट अफेयर्स. सबसे पहले हम जो है सबसे ज़्यादा स्पेशल और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे इसमें, देन विल गो कैटेगरी वाइज. ओके. देखिए, नीरज चोपड़ा क्लिंचेस सिल्वर इन जावलिन एट पेरिस. तो हम वी ऑल नो कि नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद जावलिन थ्रो, ठीक है. और इस बार के पेरिस ओलंपिक्स के न्यूज़ तो सबने देखे ही थे ध्यान से. तो सबको पता है कि नीरज चोपड़ा ने जावलिन थ्रो में इस बार सिल्वर हासिल किया था, है ना. तो यहाँ पे उसी बारे में लिखा हुआ है. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि फर्स्ट पोजीशन किसको मिली है और थर्ड पोजीशन किसको मिली है, ठीक है. तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने जो है ओलंपिक चैंपियन जो पहले रह चुके हैं, ठीक है, ही हैज़ बीन गोल्ड मेडल विनर अर्लियर. तो इन्होंने क्या किया है इस वाले पेरिस ओलंपिक्स में, इन्होंने सिल्वर हासिल किया है, ठीक है. तो 89.45 मीटर की इनकी जैवलिन थ्रो थी. इसी के साथ बात की जाए कि पहली पोजीशन किसको मिली थी इसमें, तो यहाँ पर अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के हैं उन्हें पहली पोजीशन मिली थी. और इसी के साथ तीसरी पोजीशन मिली थी एंडरसन पीटर को, है ना. तो यहाँ पर हमें तीनों पोजीशंस पता हैं. तो जनरली क्या होता है, अब क्योंकि नीरज चोपड़ा इज़ क्वाइट कॉमन, एवरीबडी नोज कि नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल लगा था जैवलिन थ्रो में, तो कॉमन क्वेश्चंस आना अभी थोड़ा कम हो चुका है. दे माइट आस्क कि थर्ड पोजीशन किसको लगी थी या फर्स्ट पोजीशन किसको लगी थी, है ना. बिकॉज एज वी ऑल नो कि CDS, NDA, AFCAT जितने भी हमारे डिफेंस एग्जाम्स हैं सबका लेवल धीरे धीरे वो बढ़ाते जा रहे हैं. दे आर मेकिंग इट टफ नाउ. क्लियरिंग CDS इज़ नाउ कंपेरेटिवली इवन मोर डिफिकल्ट, है ना. हम सबको पता है यहाँ पे. तो इसीलिए हमें फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड पोजीशन भी पता होना चाहिए. चलिए मैं हिंदी में भी अंडरलाइन कर देती हूँ. ट्रांसलेशन में थोड़ा यहाँ पर आपको हल्का सा जैसे स्पर्धा लिखा हुआ है तो ऐसे हलंत लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो दैट काइंडली एडजस्ट. बाकी मैं और बात कर लूँगी तो इसको और थोड़ा प्रिसाइज कर देंगे, है ना, ताकि आपको ये भी प्रॉब्लम ना आए. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़. यहाँ पर देखिए विज्ञान रत्न पुरस्कार, तो जो हमारी सरकार है द सेंट्रल मिनिस्ट्री, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है टोटल 33 कैटेगरीज में दिया जाता है. टोटल ऑफ 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है. तो जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सबको मिला के सारे पुरस्कार अगर हम मिला ले कौन से विज्ञान रत्न, तो टोटल 33 जो है दिए जाते हैं. लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला वाला जो है वो किसको दिया गया, हाईएस्ट ऑनर जो इसको बोलते हैं, इस पूरी कैटेगरी का सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज जो है दैट इज़ विज्ञान रत्न पुरस्कार. वो सबसे जो हाईएस्ट ऑनर था इस पूरी कैटेगरी का वो दिया गया डॉक्टर गोविंद राजन जी को, ठीक है. तो ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस एंड द हाईएस्ट ऑनर रिसीवर, है ना. तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछते हैं कि विज्ञान रत्न पुरस्कार का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड किसको दिया गया इस बार, तो ये दिया गया डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन जी को. अब इसके बाद अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है बच्चों, वो आपको 2-3 स्टेटमेंट्स देते हैं और बोलते हैं कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं. अगर इस न्यूज़ को लेकर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये चीज़ तो पूछेंगे ही. दूसरा आपसे पूछेंगे कि टोटल कितनी कैटेगरीज में अवार्ड्स आते हैं, तो 33, है ना. और उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो है गोविंद राजन जी के बारे में पूछ सकते हैं, तो कहाँ के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, तो भैया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि मैम नोट्स कैसे बनाना है, तो बेटा जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि इतनी पूरी की पूरी न्यूज़ आप लिखेंगे, है ना. सो यहाँ पर पूरी न्यूज़ लिखने की जगह जो हम इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर रहे हैं बस वो लिख लीजिए, दैट वुड बी मोर देन इनफ. बाकी आप लोगों के पास PDF तो रहेगा ही, तो PDF से अगर आपको कंप्लीट न्यूज़ चाहिए इन डेप्थ तो आप वो PDF से देख कर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कैटेगरीज भी मैंने अंडरलाइन कर दी हैं. ठीक है. चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज़. यहाँ पर देखिए नेशनल फिल्म अवार्ड, तो यहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिले थे इन द मंथ ऑफ अगस्त, है ना. तो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड है इसके रिगार्डिंग 2 स्लाइड्स हम देखेंगे. एक ये वाली है
और एक इसमें पूरी डिटेल्स हैं किस किस को मिला है, जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे, जिसके जो जितना भी अवार्ड के अनाउंसमेंट है ये कहाँ हुए थे बच्चों, नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में, ठीक है, नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में। अब इसके साथ हमें कैटेगरीज देखना है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए बेस्ट फीचर फिल्म। तो बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी कौन सी है, मलयालम फिल्म है अट्टम, ठीक है, तो अट्टम को मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। ये मलयालम फिल्म अट्टम को मिला है बेस्ट फीचर फिल्म। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अंडरलाइन कर दे रही हूँ ताकि जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा इजी हो जाए। तो फर्स्ट कैटेगरी हमको यहाँ पता पड़ गया, दैट इज बेस्ट फीचर फिल्म। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे आएंगे बच्चों, है ना, तो यहाँ पे नोट कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। मेरे साथ साथ तो शायद ही नोट कर पाओ क्योंकि थोड़ी सी स्पीड मेरी फास्ट है बोलने की, लिखने में टाइम कंज्यूम होता है ना। तो यहाँ पर देखिए कि मलयालम फिल्म आप इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, लोकेशन लिखेंगे आप कहाँ है, नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऐसे बुलेटिन पॉइंट्स बनाएंगे डॉट लगा लगा के, सबसे पहले लिखेंगे बेस्ट फीचर फिल्म डैश मलयालम फिल्म अट्टम, ये हो गया। इसके बाद आप वापस से डॉट लगाएंगे और फिर वहां पर क्या लिखेंगे, बेस्ट एक्टर अवार्ड, ठीक है, डैश करके ऋषभ शेट्टी, कौन सी मूवी के लिए मिला है उनको, कंटारा, तो कंटारा आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है, बेस्ट एक्टर अवार्ड, वो किसको मिला है, ऋषभ शेट्टी को, किस मूवी के लिए मिला है, कंतारा के लिए, ओके। अगले में देखते हैं बेस्ट एक्ट्रेस, तो बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है, यहाँ पे दो दो एक्ट्रेसेस को मिला है ये अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का। तो एक तो नित्या मेनन को मिला है और एक मानसी पारेख को मिला है। तो मानसी पारेख जी को मिला है द कच्छ एक्सप्रेस के लिए, नित्या मेनन को मिला है तिरुचित्रम्बलम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नाम थोड़ा मूवी का ऐसा आपको लग सकता है, नित्या मेनन फॉर तिरुचित्रम्बलम एंड मानसी पारेख फॉर द कच्छ एक्सप्रेस, ओके बच्चों। तो यहाँ पे दोनों ही एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है, दैट इज वाई इट इज रिटन शेयर्ड, शेयर्ड लिखा हुआ है ना, मतलब दोनों एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, ठीक है। आगे देखिए बेस्ट डायरेक्टर ऑनर वेंट टू सूरज बारजत्या, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर ऑनर अवार्ड किसको दिया गया है, सूरज जी को मिला है। इनकी कौन सी फिल्म के लिए मिला है यहाँ पर, तो ऊंचाई के लिए। अब आपको ये रहेगा कि मैम इतनी कैटेगरीज हैं, इतने नाम याद रखने हैं, तो वो तो रहता ही। करंट अफेयर्स में ये चीज़ होती है। अभी जैसे हमने पिछली बार जो पिछला हमारा CDS की प्रिपरेशन कर रहे थे बच्चे, उनके साथ ये था कि ग्लोबल अवार्ड्स याद करने थे, ठीक है। तो दो दो कैटेगरीज के ग्लोबल अवार्ड्स, फिर इफ़ी अवार्ड्स भी याद करवाए उन्हें। तो यहाँ पर अभी आपको तो नोबेल प्राइज़ भी याद करने हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, अब आपके जो जितना भी आपके टाइम पर जितने भी अवार्ड्स आएंगे वो आपको सारे कैटेगरी में याद करने पड़ेंगे। एक्टर, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर, मूवी, हर एक चीज़ याद करना पड़ेगी, है ना। दैट इज़ व्हाट मेक्स यू नो करंट अफेयर्स सो डिफ़िकल्ट। इसलिए करंट अफेयर्स और डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इतने नाम इतनी अलग अलग कैटेगरी में याद करना थोड़ा ऐसा टायरिंग होता है, बट फिर मार्क्स भी इसी चीज़ के मिलते हैं, ओके। तो आगे देखो, यहाँ पर KGF 2 तो सब जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए KGF 2 से ही रिलेटेड है कि कुछ कुछ जो मूवीज़ हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं उनके नाम लिखे हुए हैं कि ब्रह्मास्त्र, अपराजितो, पोन्नियिन सेल्वन और KGF 2, इनको भी अवार्ड्स मिले हैं, है ना। तो यहाँ पर उनका इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आपको इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि इस बार किस एक्ट्रेस को दादा साहेब फाल्के किस एक्टर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। यहाँ पे लिखा नहीं है, वो मैं आपसे अलग से पूछ रही हूँ। इस बार किस एक्टर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, बताइए जल्दी से। यस हर्षिता एंड शिवम दोनों ने सही जवाब दिया है, मिथुन चक्रवर्ती जी को। तो इस बार मिथुन जी को क्या मिला है, बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द कैटेगरी दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मतलब सबसे बढ़िया एक्टर, जिन जो लेजेंडरी एक्टर्स होते हैं ना, उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो ये एक बार रजनीकांत जी को भी मिल चुका है, अभी किसको मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को ही। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ।
ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक्स पे आ जाते हैं अब। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक्स भी जो है अगस्त के महीने का एक हाईलाइट रहा है ना। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि पेरिस ओलंपिक्स में सिर्फ ओलंपिक्स नहीं हुए हैं, पैरालंपिक्स भी हुए हैं, है ना। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि फ्रांस में समर पैरालंपिक्स हुए, है ना। तो फ्रांस में मतलब फ्रांस में या पेरिस में समर ओलंपिक्स बहुत बार हो चुके हैं, लेकिन समर पैरालंपिक पहली बार हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ से रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन है जो कि एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती है। थीम्स एंड मैस्कॉट ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। थीम्स जो है, हर एक इवेंट का कुछ ना कुछ थीम रहता है आजकल, हर एक स्पोर्ट का रहता है, हर एक नेशनल इंटरनेशनल समिट का रहता है, कॉन्फ्रेंसेस का रहता है, कोई इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनके भी थीम्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे थीम्स आप हमेशा याद करके जाएं, क्योंकि थीम्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फ्रिजिस जो है ये ऑफिशियल मैस्कॉट था। तो मैस्कॉट के बारे में क्या होता है, मैस्कॉट, मैस्कॉट को हिंदी में बोलते हैं अभियंकर, है ना। तो मैस्कॉट इज़ लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये जनरली क्या होते हैं, अलग अलग शेप्स और फिगर्स के हो सकते हैं। कभी कभार जो है ये एनिमल्स के फॉर्मेट में होते हैं, कभी कभार किसी जनरलाइज चीज़ के फॉर्मेट में होते हैं। जैसे ये जो फ्रिजीज है, ये कैप हैं, ये टोपी हैं, फ्रिजियन कैप्स, है ना। तो उनको फ्रिजीज बोला गया है। तो यहाँ पर जो है कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एनिमल, कोई भी कार्टून कैरेक्टर जो है मैस्कॉट हो सकता है। इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट इवेंट, उस इवेंट का रिप्रेजेंटेशन करता है वो एक तरीके से। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अभ्यंकर बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैस्कॉट क्या है, फ्रिजियन कैप अगर हो तो वो भी मैस्कॉट होगा, और फ्रिजियस लिखा है सिर्फ तो वो भी मैस्कॉट होगा, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी अगर आपको फ्रिजियस की जगह फ्रिजियन कैप मिले ऑप्शन में तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, दोनों ही एक बात है। ठीक है, कैन वी से एज लाइक सिंबल, आशीष इज आस्किंग, हाँ करेक्ट, यू कैन से इट लाइक सिंबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थीम, थीम क्या है इस बार की। थीम जो है हमने बहुत कम जगह देखी है, थीम के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं की गई पेरिस ओलंपिक के, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स इतने टाइम बाद हुए हैं तो सब ओलंपिक्स में ही लगे हुए थे, कौन सा अवार्ड किसने जीता। हालांकि दिस वाज डिसअपॉइंटिंग थिंग दैट इंडिया गोल्ड नहीं ला पाई, और ऐसा भी बोला गया कि भैया भारत जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है अब, है ना। इतनी पॉपुलेटेड कंट्री में कितने सारे लोग हैं, इतने लोगों में से अगर एक भी गोल्ड हासिल नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट की बात है इंडिया के लिए। इसमें बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस भी हुए थे कि जब इतने लोग हैं, और ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में टैलेंट नहीं है, इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। इंडिया का अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठा के देखो तो यहाँ पर इतने सारे हम बोल सकते हैं करेजियस फाइटर्स थे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स भी ले सकते हो आप, रूलर्स भी ले सकते हो, लीडर्स भी ले सकते हो, सब बहुत ताकतवर थे, है ना। तो अब क्या हुआ, व्हाट इज़ हैपनिंग कि स्पोर्ट्स इवेंट्स में इंडिया गोल्ड मेडल नहीं ला पा रहा है, व्हाई इज़ इट हैपनिंग। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आई कि बिकॉज ऑफ फर्स्ट बहुत सारी सिचुएशंस हैं। हम सिर्फ पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, हम सिर्फ सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। अब जैसे बोलते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने नहीं देते, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अच्छा करते होंगे, या फुटबॉल में अच्छा करते होंगे, या किसी दूसरे स्पोर्ट में अच्छा करते होंगे, लेकिन अभी मे भी पॉसिबल कि आपके पेरेंट्स ने आपको पहले बोला हो कि आप पढ़ाई कर लो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है यहाँ पे। तो अब ये जो मैं चीज़ आपको समझा रही हूँ ये आपके लेक्चरेट में आप एड्रेस कर सकते हो, है ना। आपके लेक्चरेट में अगर कभी टॉपिक आ गया एसएसबी में कि इंडिया में से क्यों गोल्ड मेडल्स नहीं आते ओलंपिक में दूसरे देशों के कंपैरिजन में, क्योंकि चाइना में तो बहुत गोल्ड मेडल्स आते हैं, यूएसए में भी बहुत गोल्ड मेडल्स आते हैं, तो भारत क्यों नहीं गोल्ड मेडल ला पा रहा है ना। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन लेक्चरेट में ग्रुप डिस्कशन में पूछ लिया एसएसबी में, तब आप क्या करेंगे, तो उसको ऐसे एड्रेस कीजिए कि किसी एक चीज़ या किसी एक इंसान या किसी एक पॉइंट को ब्लेम नहीं किया जा सकता। अब जैसे बहुत सारे बच्चे, मैं एग्जांपल दे रही थी कि आप में से भी बहुत होंगे, है ना, जिनको स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता होगा, लेकिन पेरेंट्स ने कहा होगा कि पहले पढ़ाई कर लो,
तो ये ऐसा क्यों है? क्या पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा उनके बच्चे जो वो पसंद करते हैं वो परस्यू करें? लेकिन यहाँ पर सिचुएशन है कि एज वी ऑल नो, भारत में पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों में सक्सेसफुल होके फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत मुश्किल है ना? पढ़ाई के अलावा दूसरे सेक्टर में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। पैसे कमा सकते हैं अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें और एकदम टॉप 1% लेयर में आ जाएं उस पर्टिकुलर सेक्टर में, वरना इंडिया में पढ़ाई और जॉब के अलावा दूसरे सेक्टर्स में पैसे कमाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ पेरेंट्स की गलती नहीं है। ये अगर हमारे यहाँ ऐसा माहौल होता कि स्पोर्ट्स को इतना प्रेस करते, एक तो इंडिया में क्या है, क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट को इतना प्रेस नहीं किया जाता, तो अगर हर स्पोर्ट को बराबरी से प्रेस करते, हर स्पोर्ट को उतना अटेंशन मिलता, तो पेरेंट्स भी चाहते कि उनके बच्चे भी जाएं स्पोर्ट्स में, उनको भी वो अटेंशन मिले। स्पोर्ट्स में भी बहुत पैसे होते हैं तो उनको भी उतना रिकग्निशन मिले, फेम मिले, ऑनर मिले। तो यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट को हम ब्लेम नहीं कर सकते, है ना? तो लेक्चरेट में अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आप वहाँ यही कंक्लूड कीजिएगा कि वी कैन नॉट ब्लेम वन पर्टिकुलर पार्ट और पार्टी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब हमने थीम पर आ जाते हैं। तो ओलंपिक डे का थीम क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, कि आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं, है ना? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो यहाँ पर देखिए थीम हमने डिस्कस कर लिया है, और मैस्कॉट जो सिंबल जिसे हमें अभ्यंकर, ये हमारा हो गया है फ्रीजीज। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। अब इसी के रिगार्डिंग है कि ओपनिंग सेरेमनी में हमारे यहाँ से किसने जो है ओपनिंग सेरेमनी संभाली थी। तो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खेलती हैं, और टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल, इन दोनों ने मिलकर हमारी ओपनिंग सेरेमनी जो है संभाली थी। ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी की बात की जाए तो क्लोजिंग सेरेमनी मनु बाखेड़ जी ने की थी विथ पीआर श्रीजेश। तो पीआर श्रीजेश कौन है? हॉकी खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये ओपनिंग सेरेमनी किसने करी इंडिया से, क्लोजिंग सेरेमनी किसने करी। अब ओपनिंग सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी क्या होती है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। बेसिकली कोई भी इवेंट शुरू होने से पहले, भले ही वो स्टेट का हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, गेम्स रिलेटेड, है ना, गेम्स रिलेटेड बात करी हूँ, तो ये कोई भी इवेंट शुरू होने से पहले क्या होता है कि हर एक देश अपने अपने, हर एक देश, या अगर आप नेशनल खेलने जा रहे हैं तो स्टेट्स, है ना, मतलब हर एक टीम अपने सारे प्लेयर्स को अलाइन करके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अच्छे से ड्रेसअप होके एक पूरा राउंड लगाती हैं उस पर्टिकुलर एरिना का, है ना, विद देयर फ्लैग्स, झंडा लेके ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ओपनिंग सेरेमनी में भी होता है, मतलब आप उसको ओपन कर रहे हैं सेरेमनी को, हर एक स्टेट, हर एक टीम, हर एक नेशन अपने अपने खुद की पूरी टीम को रिप्रेजेंट करते हुए, अपना पर्टिकुलर फ्लैग रिप्रेजेंट करते हुए उस पूरी सेरेमनी को ओपन कर रहा है। और क्लोजिंग सेरेमनी में भी जब सारे स्पोर्ट इवेंट्स खत्म हो जाते हैं, विनर सब डिस्कस हो जाते हैं, बस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बचा होता है, उस टाइम पर क्लोजिंग सेरेमनी में भी जो है फ्लैग बेयरर्स होते हैं जो फ्लैग होल्ड करके पूरी टीम के साथ एक एरिना का राउंड करते हैं और क्लोज करते हैं सेरेमनी को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो क्लोजिंग सेरेमनी में क्या था, मनु बाखेर और हमारे पीआर श्रीजेश थे, और ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और शरद कमल। इनके स्पोर्ट्स कौन कौन से एसोसिएटेड है ध्यान से देख लेना। आपसे ऐसा पूछ सकते हैं क्योंकि पहले भी पूछे जा चुका है, प्लेयर्स का नाम देके कि किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। तो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस एनी ऑफ द क्वेश्चन। अगर मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो मैं उसको बार बार रिपीट करूंगी ताकि आपके दिमाग में एकदम ऐसे छप जाए। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पर अभिनव बिंद्रा को टॉर्च बीयर के रूप में सिलेक्ट किया गया था, ये तो हमारा हो भी चुका है, मैं आपको बता चुकी हूँ एक बार। और यहाँ पे शेफ द मिशन का भी बता चुकी हूँ, बट ये एज अ रिविजन पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है। आई हैव केप्ट दिस एज अ रिविजन पॉइंट ताकि आपका रिविजन हो जाए साथ साथ, जैसे कि हम नया नया पढ़ते जा रहे हैं। तो शेफ द मिशन की भी हमारी बात हो चुकी थी कि गगन नारंग जो है हमारे शेफ द मिशन अपॉइंट हो चुके हैं, और टॉर्च बीयर अभिनव बिंद्रा अपॉइंट हो चुके हैं, ये भी हमारा हुआ था। आगे देखिए, यहाँ पर पूरे 117 इंडियन एथलीट्स थे जो कि पेरिस ओलंपिक्स में गए थे, है ना। जो वी वर अ टीम ऑफ 117 इंडियन एथलीट्स। अब यहाँ पर आते हैं CEAT
क्रिकेट अवार्ड्स, दैट इज सीएट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सीएट क्रिकेट अवार्ड्स में देखेंगे हम अलग अलग टाइटल्स, अलग अलग कैटेगरीज में जो अवार्ड दिए गए हैं वो किस किस को दिए हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है रोहित शर्मा को, ठीक है। तो रोहित शर्मा को क्या मिला है, कौन सा टाइटल, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। यहीं पर मैक्सिमम रन का अवार्ड किसको दिया गया है बच्चों, देखिए जो बैटर ऑफ द ईयर है, जिन्होंने मैक्सिमम स्कोर किया है 1377 रन्स, तो यहाँ पर उनको बैटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है विराट कोहली। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इंटरनेशनल क्रिकेटर रोहित शर्मा को दिया गया, वहीं पर ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर दिया गया है विराट कोहली को, ठीक है। तो मैं हिंदी में भी अंडरलाइन कर देती हूँ, वेट यहाँ पर हिंदी का बच गया अंडरलाइन करना। ये रोहती लिखा हुआ है, रोहित है, ठीक है, मिस्टेक मत करिएगा आप देख के। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड अगली न्यूज़ पर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो एज यू ऑल नो दिस लेजेंड, आप सब जानते होंगे राहुल द्रविड़ जी को। राहुल द्रविड़ जी जो है अभी हमारे कोच हैं, ठीक है, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के। तो यहाँ पे दो न्यूज़ कवर हो गई है आपकी, दो न्यूज़। सबसे पहले कि प्रेजेंट कोच कौन है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के, वो भी राहुल द्रविड़ हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीएट में किसको दिया गया, वो भी राहुल द्रविड़ को ही दिया गया। हाँ, हिंदी में गलत है एक्चुअली, द थिंग दैट हैपन्स इज कंप्यूटर से ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में तो क्या है, द टाइपिंग इज डन, लेकिन उसका ट्रांसलेशन कंप्यूटर से हिंदी में होता है, तो वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है ऑटोमेटिक, इसलिए बीच में थोड़ी बहुत आपको मिस्टेक्स दिखेंगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं कुछ करूँगी इसका कि अगली बार से इतनी मिस्टेक्स ना हो। ओके, चलो। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है राहुल द्रविड़ जी को दिया गया, एंड ही इज़ ऑल्सो द प्रेजेंट कोच ऑफ इंडियन मेंस टीम। इनको, अच्छा एक और चीज़, एक और पॉइंट है, इनको द वॉल भी बोला जाता है। तो मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया था एफकेट के पेपर में, एक बार 2022 में क्या आया था कि द रॉक किस एक्टर को बोला जाता है, तो वो था ड्वेन जॉनसन। वैसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि द वॉल से किसको रिफ़र करते हैं, कौन से क्रिकेटर हैं जिनको द वॉल से रिफ़र करते हैं, तो वो है राहुल द्रविड़, है ना। तो यहाँ पे देखिए, हाँ प्रेजेंट कोच गौतम गंभीर हैं, अभी अभी चेंज हुए हैं, बट हम अगस्त की बात कर रहे हैं ना बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट अगस्त मंथ, इसलिए मैं उसमें ऐसे बात कर रही हूँ। अभी जब हम आएंगे अक्टूबर के मंथ में आएंगे, सितंबर के मंथ में आएंगे, तो देन आई टेल यू कि हाँ राहुल द्रविड़ से चेंज हो गए, गौतम गंभीर हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगस्त मंथ की बात कर रही हूँ, तो वो अगस्त मंथ का प्रेजेंट टेंस मेरा चलेगा, थोड़ा उसको वैसे रिलेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, मोदी एंड व्लादिमीर जेलेंस्की हेल्ड वाइड रेंजिंग टॉक्स एट मरिन्स्की पैलेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि बहुत समय बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो है यूक्रेन, पोलैंड, यहाँ की कंट्रीज़ में विजिट पर गए थे। इसके पहले तक अबाउट 30 ईयर्स पहले ही कोई भारतीय प्रधानमंत्री इन कंट्रीज़ में विजिट पर गए थे, ठीक है। तो इतने सालों बाद, मतलब ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का गैप था, इतने सालों बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर फिर वापस से इन देशों में विजिट के लिए गए थे। तो यूक्रेन से तो अभी इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो रहा है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर। तो यूक्रेन और यूक्रेन के जितने भी दोस्त हैं, एलाइज हैं, वो सारे इंडिया को जो है कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि आप रशिया से जो इतने आपके टाइज हैं, रशिया को जो आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग मार्केट में, थोड़ा कम कर दीजिए, है ना। और बार बार पीछे पड़े हुए हैं कि आप रशिया से इतना ऑयल क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा बहुत सारे इंटरव्यूज़ जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वाई आर यू इम्पोर्टिंग सो मच ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया, जब पूरा की पूरे यूरोप ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो उसका बहुत अच्छा जवाब दिया था डॉक्टर एस जयशंकर ने, अगर आपको उसका वीडियो देखना हो बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी यूक्रेन जो है इज़ गेटिंग वेरी क्लोज टू इंडिया, है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है पॉलिटिकली और जियोपॉलिटिकली बहुत अच्छा एक स्टैंड रखने लगा है। पहले इंडिया की ग्लोबल इमेज इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी अब हो गई है। उसके साथ साथ इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी हो गया, है ना। तो यहाँ पर इंडिया क्या ओपिनियन रखता है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो इसीलिए यूक्रेन जो है ज़्यादा इंडिया से बातचीत करता है, ज़्यादा जो है 2+2 कॉन्फ्रेंसेस, मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो गई, हमारी ग्लोबल पीस समिट हो गया स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर भी यूक्रेन था, है ना, इंडिया को इनवाइट किया गया था। तो ये सारी सिचुएशन वहाँ पर आ जाती है। ओके, अब यहाँ पर जो मेन है, ठीक है, द मेन
क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम हियर इज कि महात्मा गांधी का स्टैचू है वो यूक्रेन में कहाँ लोकेटेड है? तो महात्मा गांधी का स्टैचू ओएसिस ऑफ पीस पार्क में लोकेटेड है, कीव में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महात्मा गांधी का स्टैचू यूक्रेन में किस जगह पर लोकेटेड है, तो अगर जगह का नाम पूछा जाए तो यूक्रेन कैपिटल कीव में है, और अगर पार्क का नाम पूछा जाए तो ओएसिस ऑफ पीस, ठीक है, दोनों चीज़। मैम एस जयशंकर का जवाब बता दीजिए। हु इज़ आस्किंग? अनिरुद्ध। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे नॉर्मली हिंदी में बता देती हूँ क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बोला था मैं वैसा तो बिल्कुल कॉपी नहीं कर पाऊँगी। ही इज़ अ वेरी लेजेंडरी स्पोक्स पर्सन। तो उन्होंने बेसिकली ऐसा बोला था कि यूरोप को ऐसा क्यों लगता है कि जो चीज़ यूरोप नहीं कर रही है वो कोई और भी ना करे। अगर यूरोप ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये ज़रूरी है कि बाकी सब भी ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दें। और फिर उन्होंने दूसरी लाइन में ऐसा बोला था कि यूरोप को ऐसा लगता है कि जो यूरोप की प्रॉब्लम है वो बचे हुए सारे देशों की प्रॉब्लम है, लेकिन बचे हुए देश जब प्रॉब्लम में आते हैं तब यूरोप कहीं नहीं मिलता है मदद करने के लिए, है ना। तो दिस वाज द स्टेटमेंट दैट ही सेड इन इंग्लिश, ऑफ कोर्स इंग्लिश में बोला था उन्होंने, मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करा है। तो ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि इतना डायरेक्टली और इतना एक्यूरेट आज तक कोई बोल ही नहीं पाया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। यूपीएस जो है हमारी पेंशन स्कीम जो है वापस से अब पहले जैसी होने जा रही है। अभी बीच में ऐसा हुआ था बच्चों, हम है ना 3 स्टैंसेस कंपेयर करते हैं। पहले क्या था, पहले जो ऐसा बोलते थे कि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, सरकारी नौकरी, आप सबने घर में सुना भी होगा, है ना। तो सरकारी नौकरियों में पहले बहुत सारे फ़ायदे और पर्क्स थे, ठीक है। तो पर्क्स कैसे थे, स्पेशली टॉकिंग अबाउट पेंशन, पेंशन की बात करते हैं। तो पेंशन का सिनारियो बहुत अच्छा था पहले कि अगर आप रिटायर हो गए तो आपको जो है पेंशन मिलेगी, जितना आपका था उसका 50% तो आपको रेगुलरली आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली तो आपके जो स्पाउस हैं, स्पाउस मतलब अगर आप लेडीज़ हैं तो फिर आपके पति, अगर आप आदमी हैं तो आपकी पत्नी, सो दैट इज स्पाउस, ठीक है। तो आपके जो स्पाउस हैं तो फिर आपकी जगह वो पेंशन उनको मिलेगी टिल योर स्पाउस लिव्स। तो ऐसी पेंशन का पूरा जो है प्रोग्राम था पहले। तो ये है ना बहुत ज़्यादा सिक्योर प्रोग्राम था। तो इसका मतलब है कि अगर आपने अपने पर्टिकुलर ईयर्स सरकार को दिए हैं तो इवन आफ्टर यू आर रिटायर्ड, आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपकी डेथ हो जाती है उसके बाद भी आपकी फैमिली को पैसे मिलेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा। लेकिन बीच में क्या हो गया था, ये पूरी पेंशन स्कीम जो है बंद हो गई थी। जो नए लोग जुड़ते जा रहे थे तो उनको बोल दिया गया एक पर्टिकुलर ईयर लिमिट लगा के कि अब से जो भी लोग सर्विसेज में जुड़ेंगे उनको ये पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी। पेंशन स्कीम बेसिकली बंद हो गई थी। फिर धीरे धीरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से वापस से ये ओल्ड पेंशन स्कीम चालू हुई, ओपीएस जिसको बोलते थे, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो सिक्किम ये पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लाया, फिर दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाए, फिर कुछ जो है मिडिल हमारी कंट्री के स्टेट्स इस चीज़ को वापस लेकर आए, फिर जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम ही ले आई सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूपीएस में अब क्या होगा कि वो 50% वाला काम तो है कि हाँ 50% सैलरी तो मिलेगी, उसी के साथ इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी सैलरी जो है रिटायरमेंट के बाद बढ़ेगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या थी, फिक्स्ड सैलरी थी, लेकिन अब इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप सर्विस में थे, आप रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट के बाद ऐसा पहले क्या था कि जो आपकी सर्विस के टाइम पे सैलरी थी उसका 50% मिलेगा, भले ही महंगाई कितनी भी बढ़ जाए वो 50% है वो उतना ही मिलेगा। लेकिन अब ऐसा है कि 50% तो मिलेगा, उसके साथ साथ जो आपका सैलरी का अमाउंट है ना वो जितना जितना इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 10% इन्फ्लेशन बढ़ा तो उस हिसाब से आपकी सैलरी भी हाइक होके ही आपको हर महीने क्रेडिट होगी अकाउंट में, है ना। तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है। तो देखिए, इन अ सिग्निफिकेंट मूव टू एनहांस रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट बेनिफिट्स फिर से देने लग गए हैं। और इसमें क्या हुआ, कैबिनेट ने मतलब हमारे पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो बीच में अभी बंद हो गई थी, उसको और अच्छे से और ज़्यादा बढ़ा के उसमें इन्फ्लेशन वाला स्कोप भी लगा के जो है अब वापस से हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया गया है। इस नई स्कीम में करीबन 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा बच्चों, मतलब इतने सारे लोग जो हैं सरकारी नौकरी में उनको इस स्कीम से क्या होगा, फ़ायदा होगा। और ये जो एग्जिस्टिंग अभी नेशनल पेंशन सिस्टम है, ठीक है, जिसमें इतना फ़ायदा नहीं था, इतनी ज़्यादा स्कीम्स नहीं थी उसमें इतने सारी चीज़ें जो अभी प्रोवाइड हो रही हैं वो नहीं थी, तो ये उसको रिप्लेस कर देगी अब, ठीक है। यही चीज़ हिंदी में लिखी है, लेट मी अंडरलाइन।
ओके, चलिए इसमें आगे और है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका जो मोस्ट नोटेबल फीचर है वो यही है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे, तो ये तो मिलेगा, उसके साथ साथ जो है आपकी इनकम जो है बढ़ती जाएगी एज पर द बोल सकते हैं एक्सपेंसेस एंड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और एक्सपेंसेस को देख के आपकी बेसिक पे को बढ़ाते जाएंगे हर साल, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। और ये इसके लिए एलिजिबल कौन से एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, वो एम्प्लॉयज़ एलिजिबल हो जाएंगे जिन्होंने 25 साल की सर्विस पूरी कर ली है, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट या सरकारी एम्प्लॉय जिन्होंने 25 साल अपनी सर्विस दे दी है, तो वो ये पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो ये पेंशन जो है अपना ले सकते हैं। 50% उनकी एवरेज बेसिक पे रहेगी और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन के हिसाब से उनकी पेंशन बढ़ती जाएगी। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पर पैरालंपिक की बात है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि पहली बार हुआ है कि फ्रांस ने समर पैरालंपिक होस्ट किए हैं, है ना। तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा समर ओलंपिक से। समर ओलंपिक फ्रांस बहुत बार होस्ट कर चुका है, लेकिन समर पैरालंपिक पहली बार होस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। वेट, मैगज़ीन हिंदी में भी दीजिए, ठीक है। मैं बात करती हूँ बेटा। मैगज़ीन एक्चुअली यहाँ पर अभी तक भी इंग्लिश में ही आ रही है क्या, आप मुझे बताइए। इज़ इट स्टिल कमिंग इन इंग्लिश? मैंने एक बार ये आगे पहुँचाया था कि हिंदी में भी चाहिए बच्चों को। एक बार आप मुझे बता दीजिए सब कि क्या अभी भी मैगज़ीन अपकमिंग महीनों की हिंदी में नहीं आ रही है? नहीं आ रही है अभी भी हिंदी में? मैं वापस से अपनी टीम को बता दूँगी, है ना। तो आई होप कि शायद अब अगले महीने की आपकी हिंदी में भी आए। नहीं आएगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक बार इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, चलिए। तो यहाँ पे एम या थीम, बात वही है, एम थीम एक ही बात है। तो पैरालंपिक जो था उसका एम देख लीजिए। एम ऑफ दिस सेरेमनी इज चेंज द वे वी लुक एट पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो जिन लोगों को डिसेबिलिटीज़ हैं, जनरली हमारी नज़रें ऐसी हो जाती हैं उनकी तरफ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको घूरने लग जाते हैं, उनको अनकंफर्टेबल कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा दया आ जाती है, सिंपैथी आ जाती है, दया की भावना आ जाती है कि हमारे पास हाथ पैर हैं, हम सही तरीके से, हमारा शरीर है, तो हम अच्छे से सब काम कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास पूरा शरीर उनका नहीं होता, ठीक है। किसी के पास, किसी के पाँव सही से काम नहीं करते, किसी के हाथ नहीं सही से काम करते, तब भी वो जीवन यापन करते हैं। तो उनके लिए जीवन कितना मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर सही तरीका क्या है ऐसे लोगों को देखने का जो इतना ज़्यादा मुश्किल जीवन जी रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट है उनके लिए क्योंकि वो डिसेबल्ड हैं। तो हमें उनके लिए लाइफ डिफ़िकल्ट बनाने की और ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें, जैसे हम दूसरे लोगों को देखते हैं, पता है उनके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है। वेन यू टॉक टू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप किसी हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड इंसान से बात करोगे तो उनके लिए सबसे बेस्ट फीलिंग क्या होती है, जब लोग उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो दूसरे लोगों को ट्रीट करें, है ना। उनको अलग से ऐसा फील ना करवाएं कि वो डिसेबल्ड है, ठीक है। तो वो उनके लिए बेस्ट फीलिंग होती है। उनका ऐसा कहना होता है कि जब हमें भी दूसरे लोगों जैसा ट्रीट किया जाता है, हमसे भी वैसे ही बात की जाती है जैसे सबसे बात करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है ना। कोई अगर हमें ऐसा फील करवा देता है कि हमें कुछ कमी है या हमें कुछ ऐसा है, तो फिर हमें तब बुरा लगता है। तो यहाँ पे यही है कि चेंज द वे वी लुक एट पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। यहाँ पर उल्टा हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। आपने अगर पैरालंपिक को देखा होगा तो पैरालंपिक्स में जो गए थे खिलाड़ी भारत से, उन्होंने ओलंपिक के खिलाड़ियों से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था, है ना। जबकि ये तो डिसेबल्ड थे, तब भी इंडिया का प्रदर्शन इतना ज़्यादा शानदार था, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर, ठीक है। तो पैरालंपिक्स में आप सोचिए, हमारे पास पूरी प्रॉपर हमारी वर्किंग है, 2 हाथ 2 पैर बराबर चलते हैं हमारे, तब भी हम इतने लाइफ से परेशान हैं, ठीक है। इन्हें तो बाय नेचर ऐसा मिला है कि इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और इनके लिए वो एक्स्ट्रा वर्क है। उसके बाद भी वो इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने जो है अचीवमेंट्स कर रहे हैं और हमसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं, हमसे ज़्यादा केपेबल हैं। तो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है ना। तो कभी जाने अनजाने अगर हमारे द्वारा ऐसा उनको फील करवा दिया जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम जो लोग डिसेबल्ड हैं उनको ऐसा ना फील करवाएं कि वो डिसेबल्ड हैं, है ना। उल्टा हम उनसे कुछ शिक्षा लें कि मतलब बिल्कुल भी वो हताश नहीं होते। उनकी लाइफ में इतने बड़े इंसिडेंट्स हो गए, उसके बाद भी वो अपनी लाइफ इतने अच्छे से जी रहे हैं। सो दिस इज़ अ थिंग दैट वी शुड लर्न फ्रॉम देम कि कुछ भी हो जाए, है ना, हमें जो है जीते जाना है और अच्छे से जीना है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएनबी अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड। अब ब्रेल डेबिट कार्ड क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, डॉट्स बने हुए हैं, ये ब्रेल है, ठीक है। तो ब्रेल क्या होती है, कभी अगर आप बचपन में ब्लाइंड स्कूल गए हों या अपने ब्लाइंड लोगों की जो किताबें हैं वो कभी पढ़ी हों, तो बेसिकली कैसी होती है, उनमें जैसे हम नॉर्मली हमारे अल्फ़ाबेट्स फॉन्ट्स लिखे हुए होते हैं ना, वैसे नहीं होता। उनके उसमें जो फॉन्ट्स है वो उठे हुए रहते हैं और उनके फॉन्ट्स अलग होते हैं। ये देखिए डॉट्स है ना, तो डॉट्स ऐसे जैसे निडल से कभी आप पेपर को पियर्स करते हैं या नीडल से पेपर में छेद करते हैं तो कैसे उठ जाता है इंप्रेशन, तो ये लोग फील करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेपर में सारे इंप्रेशंस उठे हुए रहते हैं, वो उसको फिंगर से अपनी फील करते हैं और फिर उनको दिमाग में वो ट्रांसलेट होता है और वो उसको ऐसे रीड करते हैं। ऐसे ही वो एग्ज़ाम्स में सारी चीज़ें याद करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि अलग से एक ब्रेल कार्ड आया है पीएनबी का, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली ब्रेल डेबिट कार्ड रिलीज़ किया है। अभी तक किसी भी बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च नहीं किया था फॉर ब्लाइंड पीपल। पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब नेशनल बैंक ने अंतःदृष्टि डेबिट कार्ड लॉन्च किया है और ये ब्लाइंड लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें ब्रेल से जो है लिखा हुआ है तो उनको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं, उनके कार्ड का नंबर क्या है, पिन का नंबर क्या है, कैसे क्या उस चीज़ को पूरा प्रोसेस करना है, ठीक है। चलिए, एनहांसिंग फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी मतलब पैसों की जो अवेलेबिलिटी है, हमारे लिए कितना आसान है, हम जाते हैं एटीएम मशीन में अपना डेबिट कार्ड डालते हैं, पिन एंटर करते हैं, पैसे निकालते हैं, आ जाते हैं, कितना आसान है ना। लेकिन ये छोटी सी एक्टिविटी ब्लाइंड लोगों के लिए कितनी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि उनके पास अभी तक ऐसे डेबिट कार्ड नहीं थे जिसमें ब्रेल से लिखा हो जिससे उनको समझ में आए, पर अब है तो अब ये सब उनके लिए भी आसान हो गया है, ठीक है। लुई ब्रेल ने इसे खोजा था, हाँ बेटा। चलिए मैं हिंदी में भी अंडरलाइन कर देती हूँ। नेक्स्ट न्यूज़, चाइना कंस्ट्रक्शन ऑफ 11 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए चाइना जो है पूरी तैयारी में है भैया, 11 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कंस्ट्रक्शन के साथ, ठीक है। तो देखो कि 5 साइट्स में चाइना पूरे 11 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है 220 बिलियन युआन के साथ, मतलब 31 बिलियन डॉलर्स। आप देखिए चाइना ने 31 बिलियन डॉलर्स, नॉट इवन युआन या रुपी, 31 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं 11 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना यहाँ पर बहुत बड़ी प्लानिंग में है ना। अगर आप चाइना को देखेंगे, टॉकिंग अबाउट चाइना, चाइना जो है टेरिटोरियल एक्सपांशन तो कर ही रहा है, सी वाटर ओशन एक्सपांशन भी कर रहा है। यहाँ पे साउथ चाइना सी ले लो, इंडियन ओशन ले लो, पैसिफिक ओशन ले लो, सब जगह चाइना अपना जो है पर्टिकुलर पोर्ट्स डेवलप करके बैठा हुआ है। इसी के साथ आप देखोगे बिजनेस, तो वर्ल्ड या ग्लोबल बिजनेस में भी चाइना के बिना कुछ हो नहीं सकता। चाइना ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ये जो जितनी जितनी मेजर ग्लोबल बिजनेस वाली सिनेरियोज हैं सब पर अपना डोमिनेंस बिठा लिया है पहले से। अब यहाँ पर देखिए एक प्रकार से ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी पर भी डोमिनेट करना चाह रहा है चाइना, और इसीलिए उसने 11 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंस्ट्रक्ट करने का इंतज़ाम कर लिया है 31 बिलियन डॉलर्स लगा के, है ना। तो ये जो है न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा देश है जिसने 11 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो है कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, तो ये है चाइना, ठीक है। ये तो पूरी ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगी, तो मैंने सब अंडरलाइन किया हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में। आगे बढ़ते हैं, बंधन बैंक। अब बंधन बैंक ने क्या किया है, इन्होंने अवनी इंट्रोड्यूस किया है। सो व्हाट इज दिस, बंधन बैंक ने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने के लिए अवनी इंट्रोड्यूस किया है। अवनी क्या है, ये जो है सेविंग अकाउंट है स्पेशली महिलाओं के लिए, है ना। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा बैंक है जिन्होंने महिलाओं के लिए एक स्पेशल सेविंग अकाउंट अवनी शुरू किया, है ना। तो नाम आएगा वहाँ पे बंधन बैंक, या इसको ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं कि बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए स्पेशल एक सेविंग अकाउंट का प्रोग्राम शुरू किया है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, तो यहाँ पर अवनी। ऐसे दोनों प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी पूरी ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी तो मैंने सब अंडरलाइन कर दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 47th एनुअल जनरल मीटिंग AGM, ठीक है। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात है, ये उनकी न्यूज़ है कि उनकी 47th एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान जो मुकेश अंबानी हैं उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में एक न्यूज़ अनाउंस करी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब जियो क्या करेगा, जियो ब्रेन लॉन्च करेगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर एक और चीज़ मुझे बतानी थी, पुरानी न्यूज़ है जो मैं अभी बताऊंगी, कि जैसे चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी की स्टाइल का रिलायंस का भी खुद का एक चैट जीपीटी स्टाइल का एप्लीकेशन है, उसका नाम क्या है, मारुति, ठीक है, हनुमान। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हनुमान जो है वो चैट जीपीटी स्टाइल का एक रिलायंस का पूरा प्रोग्राम है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है रिलायंस का, उसका नाम क्या है, जियो ब्रेन। तो दोनों ही चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिलायंस जियो, सूट ऑफ एआई टूल्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बायलेटरल मीटिंग्स। अब यहाँ पर देखिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की बायलेटरल, बायलेटरल मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। यूनिलैटरल मतलब एक एक देश, बायलैटरल मतलब दो देश, ट्राइलैटरल मतलब तीन, और मल्टी मल्टी मतलब तीन से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये टर्म्स कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगे। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि दो देश है इसलिए बायलैटरल है ना। तो यहाँ पे मीटिंग्स की बात हो रही है, तो इनकी मीटिंग्स हुई और इनकी पार्टनरशिप की बात हुई। तो इसमें आप देखिए कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में अपने टाइज को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने छठा इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग होस्ट किया था कैनबेरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही है ना। तो यहाँ पर देखिए मैरी टाइम लिखा हुआ है, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि अगर मैरी टाइम वर्ड लिखा है इसका मतलब ये ओशियन, वाटर बॉडीज़, नेवीज़ से संबंधित है, ठीक है। तो मैरी टाइम जहाँ भी आएगा मतलब ये वाटर सिक्योरिटी की बात हो रही है। डिफेंस में बात होगी तो नेवल जो हमारी होती है, एक तो हमारी आर्मी होगी, एक नेवी होगी, एक एयरफोर्स होगी, तो इसमें नेवी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। और मैरी टाइम ट्रेड की भी बात होगी कि पानी के ज़रिए जो शिप और कार्गो से ट्रेड होता है, तो इसमें सारा पानी वाली चीज़ आ जाएगी आपकी, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया ने कैनबरा में 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग होस्ट किया था, ठीक है, रिगार्डिंग ऑल दीज वाटर थिंग्स जो मैंने अभी आपको बता दिया, ओके। इसमें एक और चीज़ उन्होंने डिस्कस करी थी, काउंटर टेररिज्म, ठीक है। तो काउंटर टेररिज्म पे ऑलरेडी हमारी जो इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, उसमें बहुत सारी प्लानिंग्स और स्ट्रेटजीज चल रही हैं। क्योंकि आपको तो पता ही है कि भैया एक साइड म्यांमार हो गया, उधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अब तो बांग्लादेश से भी मिलिटेंट्स आने लगे हैं। तो इंडिया में हर जगह से अभी ऐसा है कि हर जगह से मिलिटेंट्स आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स आ रहे हैं। तो भारत को अभी खुद की सिक्योरिटी करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हमारा ना काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम बहुत एक्टिव है, तो इसीलिए दूसरे देश भी काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम में इंडिया का साथ देते हैं, ठीक है। ओके, कैनबरा, ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप। अब आपको तो पता होगा कि पहले विमेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला था, बांग्लादेश में होने वाला था। लेकिन अब बांग्लादेश में हो गया है क्या, पॉलिटिकल मिनास, है ना, हंगामा हो गया है। कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। बांग्लादेश से लोग भाग भाग के हमारे यहाँ भारत में आ रहे हैं, और बीएसएफ के लोगों ने, अभी की ही बात है, 4-5 बांग्लादेशीज को पकड़ा भी था बॉर्डर पर इंडिया में इलीगली घुसते हुए। तो यहाँ पर बांग्लादेश की कंडीशन तो बहुत ही बेकार है। शेख हसीना के अगेंस्ट ऑर्डर निकल गया है बांग्लादेश के कोर्ट से अरेस्ट का, है ना। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में ऐसी सिचुएशन में तो कोई वर्ल्ड कप हो नहीं सकता। तो जो पहले महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होने वाला था, वो बांग्लादेश से शिफ्ट करके यूएई कर दिया गया है फॉर सेफ्टी कंसर्न्स, महिलाओं की सेफ्टी के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ ध्यान रखेंगे। ओके,
चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू पोलैंड। तो दिस इज़ विथ यूक्रेन। अभी यूक्रेन जो विजिट की हमारी बात हुई थी, महात्मा गांधी की स्टैचू की जो हम बात कर रहे थे ओएसिस ऑफ पीस पार्क में, उसी के साथ पोलैंड में भी विजिट थी। और बहुत समय बाद आप देखिए, पोलैंड में 30 साल बाद विजिट किया था कोई प्रधानमंत्री ने भारत के, सॉरी यूक्रेन में 30 साल बाद विजिट किया था भारत के प्रधानमंत्री ने, और पोलैंड में 45 ईयर्स के बाद विजिट किया था। मतलब भारत के कोई भी प्रधानमंत्री पोलैंड 45 ईयर्स से गए ही नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सालों बाद भारत से कोई प्रधानमंत्री पोलैंड गए थे। तो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए बस वही अंडरलाइन किया है मैंने। ठीक है, आगे देखिए। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन रिसेंटली अनवील्ड अ न्यू टाइप ऑफ सुसाइड ड्रोन। यहाँ पर ये क्यों है हेडलाइन? दिस इज अनरिलेटेड, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, तो हमारे नॉर्थ कोरिया के लीडर हम सब जानते हैं कौन है, किम जोंग उन। ठीक है, तो उन्होंने सुसाइड ड्रोन्स अभी नए और बना दिए। तो हम सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया की हालत लोगों की ख़राब है, क्योंकि वो देश ज़्यादा वॉर्स, एम्यूनिशंस, वेपनरीज, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इन सब में हथियार, ये सब चीज़ें इकट्ठा करने में लगा हुआ है, बजाय इसके कि उसके लोगों को खाना मिल जाए सही प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि वो सुसाइड ड्रोन बना रहा है। और अगर आप नॉर्थ कोरिया के लोग जो नॉर्थ कोरिया से भाग के दूसरे देश में गए हैं, उनका इंटरव्यू सुन लोगे तो आपको पता पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया में 6 महीने लोगों के पास खाना नहीं होता, और 6 महीने लोग अच्छे से खाते हैं। 6 महीने खाना क्यों नहीं होता? क्योंकि नॉर्थ कोरिया किसी और देश से ग्रेन्स वगैरह इंपोर्ट नहीं करता है ना, जो वहाँ पे बनता है वही लोग खाते हैं। तो 6 महीने जो है अंधेरे में लोग रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी इतनी जो है, गरीब लोगों की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पे इतनी नहीं रहती है, डंजन्स में रहते हैं। वहाँ पर जो बेसिकली उनको कॉकरोच वगैरह, चूहे, जो भी चीज़ मिल जाती है वो वैसे ही खा लेते हैं, क्योंकि ये हालत है नॉर्थ कोरिया में लोगों की, है ना। लेकिन आप नॉर्थ कोरिया की आर्मी की बात कर लो, उनकी मिलिट्री की बात कर लो, तो उनके पास सारी सामान है। उनके पास अब सुसाइड ड्रोन्स हैं, उनके पास एकदम हाई लेवल एम्यूनिशंस है, टैंक्स हैं, असॉल्ट्स हैं, बंदूक हैं, हर एक चीज़, असॉल्ट राइफल्स है, सब कुछ है, मतलब, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर बड़े बड़े न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, मतलब जो दूसरे देशों के पास नहीं होंगे, इतने ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजिकल वेपनरीज, एम्यूनिशंस और बॉम्ब्स होंगे आपके नॉर्थ कोरिया के पास, लेकिन वहाँ के लोगों के पास 6 महीने खाने को नहीं रहता। सो दिस इज द कॉन्ट्रास्ट, है ना। तो यहाँ पे ऐसा होता है डिक्टेटरशिप में। ओके, तो सुसाइड ड्रोन्स किसने निकाले हैं? नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने। ओके, आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं हर जो है क्लास से पूछती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में बॉर्डर को लेके, है ना। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी पैरेलल लाइन जो है वो डिफरेंशिएट करती है? बताइए। सुसाइड ड्रोन क्या होता है बेटा? सुसाइड ड्रोन वो होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई ड्रोन है, ठीक है, एक बड़ी गैदरिंग में अगर वो ड्रोन भेज दिया, और अगर वो सुसाइड ड्रोन है तो आपको बटन दबाना है, वो ड्रोन फट जाएगा और अपने साथ साथ जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो उनकी भी मौत हो जाएगी। तो वो ड्रोन जहाँ जाएगा, सुसाइड ड्रोन मतलब वो ड्रोन खुद तो ख़त्म हो जाएगा, और उसमें ऐसे बॉम्ब्स इम्प्लांटेड होते हैं कि वो आसपास के जितने भी लोग हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको भी वो ख़त्म करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अभिषेक इज टेलिंग 49, बेटा 49 नहीं है, 49 बताओ। 49 किसको डिफ्रेंशिएट करता है? यूएसए। और 49 किसको डिफ्रेंशिएट करता है? एक कंट्री तो मैंने बता दिया, यूएसए। 49 डिफ्रेंशिएट्स यूएसए एंड, बताइए क्या? अभी न्यूज़ में भी है वो देश बहुत। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का तो 38 है। फोर्टी 49 का यस, यूएसए एंड कनाडा, भाई करेक्ट है ना, न्यूज़ में ही बहुत है कनाडा। तो यूएसए और कनाडा को डिफ्रेंशिएट करता है 49, और 38 क्या है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ठीक है, चलिए। एक बच्चा बोल रहा है कि अंडरलाइंड किया हुआ नहीं मिलता पीडीएफ में, तो मैं अंडरलाइन भेज दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पर देखिए ई सांख्यिकी पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम ने क्या किया है? ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है? डेटा मैनेजमेंट के लिए, है ना। तो अगर आपसे पूछते हैं कि भैया ये ई सांख्यिकी पोर्टल किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो स्टैटिस्टिक्स और डेटा मैनेजमेंट, क्योंकि भैया स्टैटिस्टिक्स की मिनिस्ट्री ने किया है ना। तो जो मिनिस्ट्री लॉन्च करती है, अगर ये वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च करती तो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड रहता। अब यहाँ पे देखिए संख्या, तो सांख्यिकी,
है ना, तो संख्या मतलब स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। एग्ज़ाम में अगर आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए जो आपने कभी पहले पढ़ी ही नहीं है तो उसको ब्रेक डाउन करना सीखो। अब अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे संख्या, संख्या, ठीक है। तो ये क्या होता है, संख्या स्टैटिस्टिक्स में काम आती है, नंबरिंग्स, है ना। तो ऐसे आप देख सकते हो, अगर आपको कोई न्यूज़ नहीं भी पता है तो आप उसको ब्रेक डाउन करके पता कर सकते हो। करंट अफेयर्स के बारे में ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि अगर आप अवेयर हो, अगर आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो चीज़ आपने नहीं भी पढ़ी है ना वो आप वहाँ पर सही टिक करके आ सकते हो, अगर आप पैनिक मोड में नहीं हो। एग्ज़ाम में क्या होता है, सब पैनिक मोड में चले जाते हैं, तो बहुत कॉमन सी चीज़ भी हम उस टाइम ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। घर आके लगता है, घर आके आंसर याद आता है कि यार ये तो बहुत ईजी था, उस टाइम टिक लगा देना था मुझे, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। इंडिया वर्ल्ड्स बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ रशियन ऑयल, यही मैं बता रही थी अभी। एस जयशंकर वाला इंटरव्यू जो था अभी मैंने जो बताया था कि भैया एस जयशंकर ने बोला था कि यूक्रेन और यूरोप ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो मतलब बाकी दुनिया में इंपोर्ट करना बंद कर दे क्या, है ना। तो यहाँ पे यही वाली चीज़ हुई थी। तो उसी को लेकर न्यूज़ है, एक बार आप खुद भी रीड कर लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा रीड करने से कि क्या न्यूज़ है, फिर मैं आपको समझाती हूँ। चलिए, इंडिया ओवरटुक चाइना एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल। तो जुलाई में क्या हुआ था भैया, जुलाई अगस्त के महीने में, कि भारत ने चाइना को ओवरटेक कर दिया था। अभी तक चाइना रशिया से सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन फिर इंडिया चाइना से भी ज़्यादा रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने लग गया। इतनी सी न्यूज़ है, इसलिए मैंने आपको कहा आप पढ़ लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए ओके मैम, 38 डिग्री की यूनिट क्या है बेटा, नॉर्थ, है ना। 38th पैरेलल या 38 डिग्री नॉर्थ, एन। चलिए आखिरी न्यूज़ पर चलते हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर नई दिल्ली में आप देखिए हमारे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। इन्होंने लॉन्च किया है क्रिएट इन इंडिया। तो अभी क्रिएट इन इंडिया क्या है, किन के लिए है, दिस इज अंडर वेव्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, वेव्स में पहले भी न्यूज़ में एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डेली न्यूज़पेपर जो मैं करवाती हूँ आपका द हिंदू का, उसमें वेव्स के बारे में मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये वेव्स क्या है, ऑडियो विजुअल के लिए है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म देखिए, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। तो ऑडियो विजुअल के लिए है ये लोगों की, है ना। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको ऑडियो विजुअल रिलेटेड इश्यूज आते हैं उनके लिए भी काम होता है और जनरल लोगों के लिए भी काम होता है। हमें भी ऑडियो विजुअल की ज़रूरत है, हमें भी अच्छे ऑडियो की, अच्छे विजुअल्स की ज़रूरत है, तो हमारे लिए तो है ही। इसी के साथ साथ जिन लोगों को ऑडियो विजुअल इम्पेयरमेंट है उनके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं, है ना। तो ये वेव्स से एसोसिएटेड है। हमारे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी जी ने ये काम किया है। इसका नाम है क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1, ठीक है। ओके इसी के साथ हमारा आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन खत्म होता है। न्यूज़पेपर देखो, मुझे न्यूज़पेपर की आदत हो गई है। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है, अगस्त महीने का पार्ट 1, है ना। अब हम अगली क्लास में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे ना। आई फील कि अगली क्लास तक खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि अगस्त के महीने की इतनी न्यूज़ है नहीं। ओके बच्चों, ये PDF अंडरलाइंड मैं आप तक पहुँचा दूँगी जिन बच्चों को था कि अंडरलाइंड PDF नहीं आती है। और आपकी जो मैगज़ीन वाली क्योरी है कि मैगज़ीन हिंदी में नहीं आ रही है अभी तक आपके पास, उसका भी मैं एक बार टीम में मैसेज पहुँचा दूँगी, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।